हार्ट के ख़ास तौर पे मरीज़ों का जो डेथ रेट कितना है इस वक्त जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है पाकिस्तान के अंदर, जी। जो नंबर 1 पे, वो हार्ट डिजीज़ है। अब तो आपने जो है वो पेट के ऊपर मोबाइल रखा हुआ है या लैपटॉप रखा हुआ है और वहाँ से आपने हिलना नहीं है, अपने ऊपर जुल्म करके जुल्म करके कि उसमें। ये बस मैं तो इंटरमीडिएट हाँ। फास्टिंग का कि हमारे ख़ानदान में यंग एज के अंदर हार्ट अटैक से मरने का बहुत रिवाज पाया जाता था। ओह। पाकिस्तान के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। टाइप 2 वो है जो 50s प्लस में जाके ज़ाहिर होना शुरू होती है, जिसमें एक गरीब आदमी की सारी उम्र की सेविंग जो है हाँ। वो 2 बच्चों की शादी पे खर्च हो और जाए ख़त्म हो जाए। और वो ख़त्म हो जाए। व्हाट इज़ द डिफरेंस एंजाइना की पेन और हार्ट अटैक, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है। शुरू ये में होता है ज़रा एग्रेसिव एक्टिविटी पे, जो अर्लीस्ट एंजाइना जब ज़ाहिर होता है। जो हार्ट अटैक है उसमें एक तो सेवेरिटी ऑफ पेन बहुत ज़्यादा है कि यहाँ कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो जी एक बीटिंग हार्ट भी होता है तरीका जिसमें आप हार्ट नहीं रोकते, वो मर्ज़ी आप कर लें, स्टेंट डाल लें या बाईपास डाल लें, ये बीमारी ख़त्म नहीं करते। शुरू अल्लाह के निनाम बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, कहा जाता है कि जान है तो जहान है। अब इस जान को कैसे कैरी करना और कैसे संभाल कर रखना है, आजकल ये सबसे ज़्यादा जो है वनरेबल चीज़ बन चुकी हुई है। इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमने बहुत अहम शख्सियत को यहाँ आपके पास बुलाया है, जो कि हार्ट के मामले में एक बिल्कुल एक किंग समझे जाते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को इस वक्त हेड भी कर रहे हैं जनाब डॉक्टर अंजुम जलाल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एस सर, मैनू दसो है दिल क्यों नहीं संभालिया जाता? इसलिए कि हम उसे संभालना चाहते नहीं है। उसमें एक ना शायरों से संभाला जाता है, ना हमारी जनरेशन से संभाला जाता है। दिल के दर्द में लोगों को एक मज़ा है हाँ। और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। वो छोड़ना नहीं चाहते। बट हम जिस तरह से अभी बैठे हैं, बात हो रही थी कि अगर हम सिर्फ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात करें, जिसको आप इस वक्त चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने बताया कि पूरे 24 घंटे के अंदर हर दूसरे मिनट में एक बंदा जो है वो आपके पास वहाँ पे आ रहा है। वो हार्ट का है या नहीं है, लेकिन वो एक किसी मर्ज में है, एक मरीज़ में है वहाँ पे सारा कुछ। सो हाउ एंड वाई इतना ज़्यादा जो है, अगर आप पूरे पाकिस्तान का स्केल देखें, वो मैं आपसे पूछूंगा कि पूरे पाकिस्तान में क्या स्केल है, कितनी एवरेज है, और हार्ट के ख़ास तौर पे मरीज़ों का जो डेथ रेट कितना है, क्या सारा कुछ है, वो तो डेफिनेटली आप ही बता पाएंगे, लेकिन क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता गया? देखिए, एक तो बात बिल्कुल वाज़ेह है जो आपने डेथ रेट का कहा कि इस वक्त जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है पाकिस्तान के अंदर, जो नंबर 1 पे, वो हार्ट डिजीज़ है। अब मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था जी, बिल्कुल। हाँ, लीडिंग कॉज बन चुकी है ऑलरेडी। अब बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये कोई नाकाबिले फ़हम सी चीज़ है कि ये क्यों है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा अगर आप फिगर्स के ऊपर गौर करें ना, तो समझ आ जाती है कि ये ऐसा ही है और ये होना भी चाहिए। इसलिए कि 30% से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं पाकिस्तान में। ओके। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी हमने डायग्नोज नहीं किया, वो भी ऐड हो जाए तो ये 30 से भी ऊपर चले जाएंगे। 30% रजिस्टर्ड या एलानिया तौर पे डायग्नोज हैं कि ये डायबिटिक है। 30% ऑफ द नेशन, एंड दैट इंक्लूड्स द एज ब्रैकेट्स। सारी एज ब्रैकेट्स हैं इसमें। ज़्यादातर लोग 40 प्लस हैं, लेकिन बाकी भी शामिल है। अच्छा, अब ये एक खौफनाक फिगर है, और उससे ज़्यादा बुरी चीज़ ये है कि इसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। ये परसेंटेज बढ़ती जा रही। और इसी तरह से कोई 38%, 38% के करीब हाइपरटेंसिव हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है। बिल्कुल सही। दो बड़ी रीजंस तो सीधी आपको जो हार्ट डिजीज़ की वजह बनती है, जिसकी वजह से लोग हर 2 मिनट के बाद एक आदमी जो है इमरजेंसी में लैंड कर रहा है। वाह। वो तो पीछे जो फैक्टर है वो तो आपको इसी से समझ आता है। अच्छा, ये हमने बात की PIC की, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की। हम अगर वैसे एवरेज निकालें तो ये 2 मिनट से ज़्यादा 1 मिनट भी आया था। रामपिंडी का भी यूज़ करते हैं, कराची भी सारा कुछ, ये मोरलेस ऐसे ही है। एक एवरेज एक जो है उसमें, जो कि बहुत ज़्यादा है, डेंजरस है। ये डेंजरस पैटर्न है। अगर एक ही शहर के अंदर आप एक से ज़्यादा इस तरह के अदारे बना देंगे तो थोड़ा सा रश कम हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। People will find it more accessible
तो और आना भी शुरू हो जाएंगे। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं इस पे भी हम इसके बाद आते हैं, लेकिन अभी हम मेन इसको पकड़ें कि ये क्या सूरत हाल है, मतलब ये वजह क्या बन रही है। हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारा इंटरनेशनल या नेशनली एक स्ट्रेस फैक्टर चल रहा है, क्यों, क्या आपको क्या लगता है? ये सवाल इतनी दफ़ा डॉक्टर एक साइकेट्रिस्ट भी तो होता ही है ना, बन जाता है, या फिर जो एक सोशल साइकोलॉजी के ऊपर नज़र तो आती है, क्योंकि जब आप डेली इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि उनके पीछे कहानियाँ क्या चल रही हैं। हर आदमी एक स्टोरी कैरी कर रहा है। बिल्कुल सर। जब वो आपके पास आता है तो जब तक आपको उसकी स्टोरी की समझ नहीं आती तो आप उसके साथ एम्पैथाइज नहीं कर सकते कि वो इस हालत में क्यों पहुंचा है। ट्रू। अब ये जो हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं तो इसको ज़रा आप गौर से देखना शुरू करें कि 60s पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें और उसके बाद से हमारी ईटिंग हैबिट्स में जो चेंज आई है वो एक खौफनाक तरीके से चेंज है, डिज़ास्टर है। और ये मैंने बार बार अपने प्रोग्राम्स में कहा है कि आप आज से कोई 40 साल पीछे की तरफ नज़र डालें कि हमारे घरों में खाने का क्या स्टाइल था। उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी प्रोमिनेंट। एक थी सिंप्लिसिटी ऑफ फूड और दूसरी थी ईटिंग डिसिप्लिन। ओके, ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई। ईटिंग डिसिप्लिन। अभी सिंप्लिसिटी ऑफ फूड क्या चीज़ है? सिंप्लिसिटी ये है कि आपने एक खाना पकाया है जो कि आपने नेचुरल इंग्रेडिएंट से खुद बैठ के अपने घर में, घर की जो भी सीनियर खातून है उसने, या कोई बहुत एफ्लुएंट है तो उसने सुपरवाइज करके अपने बावर्ची से बनवाया है। लेकिन उन्हें पता है कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या चीज़ें उसमें डाल रहे हैं, कितनी मिकदार में डाल रहे हैं। और वो 60s तक उनकी बाज़ार में जब मार्केट में आप खाने की चीज़ें लेने जाते थे, इंग्रेडिएंट्स लेने जाते थे, तो वो बिल्कुल सादा थे। वही काली मिर्च, वही सुरख मिर्च और वही जो चंद एक मसाले थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। कुछ नहीं होता, उसमें केमिकल्स का रोल ना होने के बराबर था। अच्छा, उसके बाद आप अगर दूध यूज़ कर रहे हैं तो वो भी नेचुरल और फ्रेश मिल्क था। अगर घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी नेचुरल घी था, जो देसी घी जिसको कहते हैं। मिल्क और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी अपनी ही तसल्ली के रिलायबल सोर्स के। और बेशतर घरों के अंदर जो गंदम यूज़ होती थी आटे के तौर पे, वो भी खुद से लेके पिसवा के उनको किया जाता। ट्रू। उससे आती थी सिंप्लिसिटी, जिसके अंदर आर्टिफिशियल चीज़ों की ना होने के बराबर मिकदार थी। बहुत सारे घरों में उस वक्त तक एक्चुअल मिर्चें जो हैं, जो फील्ड से काट के लेके आए हैं, वो खुद घर में ग्राइंड की जाती, खुद पिसवाई जाती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद अब दूसरी चीज़ आ रहे हैं कि सुबह को अगर वालदा ने नाश्ता तैयार किया है, बच्चे और सारे फैमिली मेम्बर्स ने उनको नाश्ते के ऊपर इकट्ठे होकर उसी वक्त खाना है। वो आधे एक घंटे की एक्टिविटी, उसके बाद सब अपने अपने काम पे चले जाएंगे। जो वापस आ सकते हैं उनको 1 से 2 बजे के दरमियान दोबारा खाना मिलेगा, और जो नहीं है वो फिर शाम के खाने में शामिल होंगे। और 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे सूरज गुरूब होने के करीब आखिरी मील है, और उसके बाद कुछ नहीं है। चूल्हा बंद हो गया। अब आप चाहें भी तो कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं। तो ये 3 फिक्स टाइम के ऊपर खाना और इन बिटवीन गैप। और सुबह जो है वो नाश्ता आप कह रहे हैं वो अर्ली मॉर्निंग है। तो 12 घंटे का गैप आ जाता था नेचुरली नाइट का। हाँ जी। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आजकल बहुत फैशन है, लोग बड़ी कोशिश करके करते हैं अपने ऊपर जुल्म करके, बस मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर। वो उस वक्त नेचुरल पार्ट था हमारी टोटल 24 लाइफस्टाइल का हिस्सा था। तो दैट्स द रीज़न लोगों की वेस्ट लाइन जो थी वो भी नॉर्मल थी, उनकी फिटनेस भी थी, उन्हें जोड़ों के दर्द नहीं होते थे, उन्हें सुबह उठ के थकावट नहीं महसूस होती थी, उन्हें एंटासिड नहीं खाने पड़ते थे, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खानी पड़ती थी। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लास्ट 40 ईयर्स के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो उसका कुछ ना कुछ तो हमने कीमत अदा करनी होगी, वो कर रहे हैं। यूथ में हम देखते हैं कि इस वक्त हार्ट के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
क्या ये वजह है कि वो ओवर ईटिंग है, या जैसे आपने कहा है कि जो है वो ईटिंग डिसिप्लिन जो है वो उसका फुकदान है? एंड एट द सेम टाइम अगर जिस दौर की आप पहले बात कर रहे थे उस दौर में भी मसला था कि लोग चलते फिरते थे, लोगों का लाइफस्टाइल कुछ और था, उन्होंने पैदल चलना होता था, वो जो कुछ खाते थे या घी खाते थे या ऐसे मसाले खाते थे, कंज्यूम करते थे। अब तो आपने जो है वो पेट के ऊपर मोबाइल रखा हुआ है या लैपटॉप रखा हुआ है और वहाँ से आपने हिलना नहीं है। और ख़ास तौर पे जो हमारे इस वक्त जो लाइफस्टाइल बन गया हुआ है कि आपका जो बिज़नेस है सारा कुछ वो भी एक लैपटॉप के ऊपर आ गया हुआ है, तो मूवमेंट और कम हो गए, पौड़ियाँ चढ़ना तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। जिस जगह पे अगर एलिवेटर नहीं लगे हुआ है, पीपल डोंट फील लाइक गोइंग देयर। इतना एक आसान सा इतना इतना ईजी लाइफस्टाइल बन गया हुआ है। तो डू यू थिंक कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है? उसको बड़ी शिद्दत से चेंज करने की ज़रूरत है। उसको मतलब उसके लिए बाकायदा कैंपेन्स रन करने की ज़रूरत है। यूथ में आप कह रहे हैं ना ईटिंग डिसिप्लिन, यूथ में तो किसी चीज़ का डिसिप्लिन भी नहीं रहा। अच्छा यानी अगर दिन अल्लाह ताला ने काम करने के लिए और रात सोने के लिए बनाया है, तो हमारा बेशतर यूथ जो है वो रात को काम करता है, अब अदरवाइज चलते हैं, वो सारी रात बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जैसे भी है जो कुछ भी है सारा कुछ, वो रात को काम कर रहे हैं, नेचर को चैलेंज कर रहे हैं। और दिन को वो थके हुए हैं। अगर दिन को भी काम पे जाना पड़ रहा है तो वो इंतहाई बुरे हालत के अंदर गिरते हुए वो उस काम में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने तो नेचर को डिफाई किया, उसके अगेंस्ट गए, लेकिन नेचर माफ़ नहीं करती, वो चैलेंज कबूल कर लेती है। फिर कुदरत ने जो 24 घंटे की एक सर्केडियन रिदम बॉडी के अंदर रखी है कि एक सर्टन लेवल के ऊपर सर्टन हार्मोन्स जो हैं उनका पीक लेवल आना है, और दिन के कुछ हिस्से में उसका लोएस्ट लेवल आना है। वो चाहे स्टीरॉयड्स हों, चाहे वो कोई भी बॉडी के इंटरनल मैकेनिज़्म है, उस सर्केडियन रिदम के अंदर बेशतर चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं रात के वक्त वो फैट में कन्वर्ट होती हैं। ओके लिहाजा अगर आप रात को जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, और साथ साथ कुछ ना कुछ खा भी रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि आप जाग रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ गुजरते हुए फ्रिज खोलना है और जो भी पड़ा होगा वो खाना है, तो वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट, और उसकी वर्स्ट फॉर्म वो कोलेस्ट्रॉल है। और अगर वो जो कंज्यूम कर रहे हैं वो बजाते खुद एक ऐसी चीज़ है जो रिच इन कोलेस्ट्रॉल है या रिच इन बैड फैट्स हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो तो सीधा टॉक्सिक मटेरियल है, उसने तो बॉडी में जाके अपना काम पूरा करके दिखा, वो जहर है, वो जहर है, उसने नहीं छोड़ना। तो ये बातें जो हैं ये मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत हमारी यूथ जो है वो गलत है या उनको ऐसा उन्होंने खुद जानबूझ के किया है, ऐसा नहीं है। ये जब रेला आता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, अब तो पूरी दुनिया में आया ना ये जो चेंज इन लाइफस्टाइल का रेला है, उसको रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट भी चाहिए, रीडिंग हैबिट्स भी चाहिए, और गुड जो सॉलिड नॉलेज है जिसकी एविडेंस हो साइंटिफिक, उसको एक्सेप्ट करने की सलाहियत चाहिए। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। ये मुझे इस बात में थोड़ा सा अफसोस होता है कि जहाँ हमारी यूथ इतनी ब्राइट है, हमारे से पहले वाली जनरेशन जो थी वो रिलेटिवली ज़्यादा वाइज़र थी। यानी मैं अपने फादर की जनरेशन को देखता हूँ और उनके क्लास फेलोज़ को, दोस्तों को देखता हूँ, वो साइंटिफिक नॉलेज को बेहतर डाइजेस्ट करते थे, वो उसे सिर्फ चस्के के लिए नहीं पढ़ते थे। उन्होंने अगर टाइम्स या न्यूज़वीक में से, रीडर्स डाइजेस्ट में से कोई एक आर्टिकल पढ़ लिया तो उसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, अप्लाई भी करना है अपने ऊपर। अगर उन्होंने कुरान के एक रुकू का भी मुताला किया है तो उसमें से कुछ ना कुछ उन्होंने अमल भी करना है। वाह वाह वाह। ये अब जो आया है ना फ्लड, उसमें है फॉर द सेक ऑफ प्लेयर। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है। इन्फॉर्मेशन इज फॉर द सेक ऑफ प्लेयर। यू फील एनलाइटेंड फॉर अ फ्यू सेकंड्स, कि मैंने पता लग गया, मैंने आज फिर समझ आ गई गल, दैट्स इट, तो मैं तो बड़ा नॉलेजेबल हो गया हूँ और अगले ही लम्हे उसके उलट मैं काम कर रहा हूँ। तो हमने वो इल्म को, जिसे वो कहते हैं ना, इल्म नाफे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तो नहीं बनाया, हिस्सा नहीं बनाया। ओए हो, जिससे नफ़ा मिलता है जिससे उनसे, वो आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। मेरी एक वो मिसाल मैं देता हूँ, तो अक्सर हमारी जो हाइपरटेंशन की मीटिंग्स होती हैं, डायबिटीज़ की, हार्ट की, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की,
उसमें मैं अपनी फैमिली की ज़ाती मिसाल देता हूँ कि हमारे ख़ानदान में यंग एज के अंदर हार्ट अटैक से मरने का बहुत रिवाज पाया जाता था। यानी मेरे वालिद के बहुत सारे फर्स्ट डिग्री कज़न्स जो थे वो अर्ली 40s के अंदर आइदर दे हैड मैसिव हार्ट अटैक और उसके बाद वो बुरे हालत में रहे, या मैनी ऑफ देम डाइड अनफॉर्चुनेटली। अब मेरे जो अपने वालिद के जो बहन भाई हैं उनमें से तकरीबन सबको, एक को छोड़ के जिनकी हादसाती वफात हुई, सबको हार्ट अटैक हुए या उनके बाईपास हुए। बट माई फादर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। उनको 60s में ये बात समझ आ गई कि ये चीज़ें जो हैं ये गैर मुनासिब हैं खुराक में। एंड ही इज़ द वन जो कि हु क्रॉस्ड हिज 80s, अभी तक माशाल्लाह वो 90s को टच कर रहे हैं, और उनके अंदर जो था वो वाले सारे हार्ट अटैक वाले मामलात नहीं हुए। अब जेनेटिक मटेरियल तो वही है ना, उसी फैमिली से, बिल्कुल वही वालदा है, वही वालिद है। लेकिन जस्ट बिकॉज ही वॉज वेरी केयरफुल अबाउट इट, उन्होंने जो कुछ पढ़ा उस ज़माने में 60s में जो नॉलेज उनको मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। यानी हमारे घर के अंदर बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर बनस्पति घी की एंट्री बंद हो गई। हमें पता चल गया कि ये एक डेंजरस चीज़ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये इसके बारे में, इसके नुकसानात का पता चला, तो बनस्पति घी के बारे में अर्लीस्ट जो चीज़ हमें पता चली वो थी कि इसके अंदर निकल होता है। अच्छा, वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं बनाने में, तो दैट्स अ हैवी मेटल, तो इसलिए इसका ज़्यादा कंजम्पशन जो है कुड बी डेंजरस। उस वक्त तक हार्ट से रिलेटेड इसके मसाइल का नहीं पता था। But वो बहुत बाद में पता चला। बट दैट वाज अल्टरनेट टू देसी घी। देसी घी एक कैंपेन चली कि देसी घी इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, सो यू मस्ट शिफ्ट ओवर टू ये बनस्पति घी। अच्छा, वो जो शिफ्ट ओवर टू बनस्पति है ना, वो भी इसके इट वाज मोर डेंजरस। नहीं, वो डेंजर का उसमें रोल नहीं था। वो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात, इनकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। देसी घी की प्रोडक्शन जो है वो जाहिर है कि जैसे ही पॉपुलेशन में एकदम आउटबस्ट आया कि दुनिया की आबादी एकदम बढ़ी है, वो कोप नहीं कर पा रही थी सप्लाई चेन। ओके। तो उसका कमर्शियल प्रोडक्शन जो थी डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, लिहाजा बहुत आसान हल निकला ऑल्टरनेट के जो वेजिटेबल ऑयल है उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो ऐड करें और उसकी हाइड्रोजनेशन करके सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करें तो वो सॉलिड हो जाता है। तो इट लुक्स लाइक अ घी और उसका टेस्ट भी ज़्यादा, उसमें क्रिस्पी चीज़ें बनती हैं। तो वो एकदम से पूरी दुनिया के अंदर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स आनी। इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, चाहे वो अर्लीस्ट डेज में मार्जरीन की शक्ल में आया या किसी भी शक्ल में आया, वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स थे, वेजिटेबल ऑयल थे। अब वो जब उसका बाद में पता चलना शुरू हुआ है कि ये तो बड़ी खौफनाक चीज़ है, ये तो कोलेस्ट्रॉल पैदा करके और जम जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उस वक्त तक तकरीबन 2 जनरेशन सफ़र कर चुकी थी। अरे 2 जनरेशन्स तो, और वो अगर जनरेशन सफ़र कर गई है तो फिर वो उनकी जीन्स में, और 2 जनरेशन में जीन्स में आ गया। तो जीन्स में तो खैर साइंटिफिकली नहीं कह सकते हम आए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री से जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो देखने में शायद बहुत अच्छी लगें, लेकिन उनके जो मैस स्केल के ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं वो जब तक समझ आते हैं उस वक्त तक नुकसान काफ़ी हो चुका है। अभी तो लिखा हुआ आना शुरू हो गया कि जी दिस इज़ नॉट इंजीरियस फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स, सारा कुछ। ये आपको पता है, पैकिंग के ऊपर भी वो हार्ट को काटा करके, तो पता नहीं आपको पता है इसकी बैकग्राउंड क्या है? इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन और कुछ NGOs को। अच्छा, इन्होंने 2-3 डायरेक्शंस में हार्ट डिजीज़ की प्रिवेंशन पे बहुत काम किया। ओके। और 2019 में पंजाब में तकरीबन ये रूल बन गया कि जी ओवर नेक्स्ट 4 to 5 years इंडस्ट्री विल स्विच ओवर टू हेल्थी फैट्स। जो जितने भी हम ये घी वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें हाई कंटेंट ऑफ ट्रांस फैट्स है, ट्रांस फैट एक बैड फैट है, उर्दू में आप उसमें कहें कि बुरे किस्म का वो चर्बी है। वो ट्रांस फैट को हम जब हाईलाइट करना शुरू किया कि ये ख़तरनाक है, और इंटरनेशनली 2% ऑफ द टोटल जो उसकी मिकदार है नहीं होना चाहिए ट्रांस फैट। ओके। यानी अगर आप घी लेकर आए हैं बनस्पति घी,
तो उसके अंदर बाकी फ़ैट होना चाहिए सिर्फ मैक्सिमम 2% हो, ट्रांस फैट इससे ज़्यादा ना हो। ओके। अब ये बात जो थी जब हाईलाइट करके इस पे कैंपेन रन करनी शुरू की तो गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी बन गई कि ओवर 5 इयर्स इसको हमने ख़त्म कर देना। तो वो एक अवेयरनेस पैदा हुई। वो एक अलग स्टोरी है कि बाद में वो मामला जो था वो तनाज़े का शिकार हो गया, उसके ऊपर उस तरह से अमल नहीं हुआ। वो एक कहानी शुरू हो गई कि ये प्रोविंशियल मैटर है या फेडरेशन का मैटर है वगैरह वगैरह। लेकिन उस अवेयरनेस से इंडस्ट्री पे एक प्रेशर आया। ओके। तो अब वो सर्वाइवल के लिए व्हाट दे हैव डन इज़ कि वो उन्होंने खुद ही वॉलंटरली के बजाय इसके कि इस पर पाबंदी लग जाए, दे हैव शिफ्टेड टूवर्ड्स द सेफर फैट। ओके। तो इसलिए वो अब नज़र आने शुरू हो गए हैं। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है व्हेन यू मेक द पॉलिसीज़। वो वाकई वो उस तरह का होता है जो कुछ उसके थैले पे लिखा होता है। इस पे मैं 100% नहीं कह सकता कि होता है या नहीं होता है, क्योंकि इस पे तो एक रिगरस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने अपनी साइड सेव कर ली। उन्होंने अक्सर क्लेम करते हैं कि अब इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, कि हम अपनी यूथ को कहें कि वो गलत कर रहे हैं, या हम आवाम को कहें कि जी वो अमल नहीं कर रहे। अब हम कहें कि जी लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ये बड़ी गलत बात है, लोगों को करनी चाहिए। लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, बड़ी गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। लोग फ़ैट कंज्यूम कर रहे हैं, गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। भी सारी बातें गलत ज़रूर हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मुआशरे के अंदर आपने उनके सामने रखी हुई हैं, इजीली अवेलेबल है, हर चीज़ कंफर्टेबली अवेलेबल, और आपने उनके बुरे असरात भी उस तरीके से हाईलाइट नहीं किए। हाँ, तो अवेयरनेस क्रिएट करने से कुछ ना कुछ चेंज आती है, लेकिन बड़ी चेंज आती है जब पॉलिसी बनती है कि ए बनन ही नहीं देना, ए नहीं होने देना। ओके। और उसकी सबसे बड़ी हमारी कामयाबी जो थी ना, फ्रॉम द फोरम ऑफ नेशनल आर्ट एसोसिएशन और बाकी जो मैं एनजीओज कह रहा हूँ जो इस काम में लगी हुई हैं, कि पिछले बजट के अंदर इसमें हैवी टैक्सेशन की गई एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर और हाई शुगर कंटेंट वाले ड्रिंक्स के ऊपर। ओके। क्योंकि हमारा एक ख्याल था, हम हर जगह ये करते थे ये बात, कि एक स्कूल से जब बच्चा बाहर निकले और सामने उसको दुकान के अंदर पानी की बोतल भी उतने की मिले और कोक भी, तो वो कभी भी पानी नहीं पिएगा। और अब तो एनर्जी ड्रिंक्स का एक फ्लड आ गया हुआ है उसमें, और बड़ी तो जब तक हम उसे उससे 1.5-2 गुना 3 गुना महंगा नहीं करेंगे तो उसकी कंजम्पशन कम नहीं होगी। और डिस्करेज करने के भी कोई तरीके हमारे पास नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अब रिसेंट जो एक वबा फैली है वेपिंग की, और उसके साथ निकोटीन प्रोडक्ट्स की। अभी मैं यूट्यूब पे एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था जिसमें निकोटीन की कोई च्युइंगम या इस तरह की कोई चीज़ थी जिसको वो प्रमोट कर रहे थे, लाइक मतलब किसी ज़माने में वो आइसक्रीम की मशहूरियाँ इस तरह की। हाँ जी, खूबसूरत खातून या कि सारे डिप्रेस बैठे हुए हैं और फिर वो एक मुंह में डाल के सारे खुशी से और वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं। हाउ कैजुअल। मतलब ये एक इंतहाई ख़तरनाक काम है जो कि हो रहा है, और हम और पता नहीं क्या क्या रोकने के चक्कर में हैं, लेकिन ये चीज़, ये काम, ये चीज़ें नहीं हम रोक रहे हैं, इस तरफ पे नहीं जा रहे उसमें। निकोटीन, हाउ डेंजरस इट इज़। हमारा एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा जी जो है ना, वो कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया, वो लंग्स के कैंसर से बेचारे फौत हो गए। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सिगरेट पीऊँगा। अगर एक मेरा अपना वालिद जो है वो उसने कभी नहीं किया और वो भी लंग्स से कैंसर हो गया, तो इसका मतलब है कि फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी ज़ात की हद तक तसल्ली के लिए तो बात ठीक है, लेकिन जो डेटा है वो तो पूरी पॉपुलेशंस का डेटा होता है। हाँ, वो तो लाखों लोगों का, और उसमें क्लियर पता चलता है कि जो कंज्यूम करते हैं उसमें इंसिडेंस इतनी है और जो नहीं करते एवरेज कितनी है उसमें बिल्कुल सही। मतलब आप ये वैसे ही है कि आप ये कहें कि जी ड्राइविंग जो है बड़ी ख़तरनाक है क्योंकि एक्सीडेंट में लोग फौत हो जाते हैं। हाँ, तो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो एक सॉलिड दलील नहीं है। हमने ये देखना है कि अगर आपकी गाड़ी का टायर जो है वो सही नहीं है, उसके पेच ढीले हैं, तो उसको लेके जब भी आप ड्राइविंग करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आप एक्सीडेंट के बगैर घर पहुंच गए हैं तो ठीक है, कोई दुआ शुआ करें और कोई सदका दें, शुक्र करें कि आप बच गए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार ये पेच ढीले भी हों टायर दे, फिर भी चल जाते, हवा ना भी हो फिर भी चल जाती है।
अच्छा, इसमें वो जो सब पहले बात हुई, जैसे से बहुत सारे लोग हैं जो 2-3 चीज़ें तो ख़ास तौर पे, एक तो हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, दूसरा जो डायबिटीज़ का इशू है, ये जो मौरूसी बीमारियों में मेन जो बीमारियां दो ये चलती आ रही हैं। तो जब आपको पता चल गया है कि अभी हम डायबिटीज़ की बात तो नहीं करते, सिर्फ हम हाई ब्लड प्रेशर की या हार्ट की डिजीज़ की बात करते हैं, तो क्या बेसिक चीज़ें जो आसान तरीन हमारे व्यूअर्स को बताया जाएँ कि यार अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, so how to prevent it? And I am sure that is very easy if you know, right or wrong? बिल्कुल if सही, you know. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो मैं अर्ज़ करूं कि ब्लड प्रेशर भी और डायबिटीज़ भी जो ख़ालिस मरूसी नौइयत के हैं जी जी, उनकी तादाद कम है। अब मौरूसी नौइयत की उनकी तादाद कम है, उनकी तादाद कम है। ज़्यादातर वो हैं जो हमने ख़ुद अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की आदात की वजह से पैदा की हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी सारी स्टडीज़ बताती हैं कि साउथ एशियन जो हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशियंस के अंदर एक जेनेटिक टेंडेंसी है हाई इंसिडेंस डायबिटीज़ की, नेचुरल है। हाँ, लेकिन ये है मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़। इट इज़, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि खालिसतन सीधी सीधी उनको कुछ जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं कि अच्छा, जैसे ही वो जीन अगले बच्चे में आया तो उसको वो मर्ज हो जाना है, सुनो लेटर, और उसका एक टाइम है फिक्स है कि फ़लाँ वक्त तक ये मामला इसके साथ हो जाना है। अच्छा, तो ये तो एक बात होगी, इसको तो अब आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, जैसे शुगर का कंट्रोल है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, इनको हम कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल, कि उसमें देर आर मोर देन वन जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो एक्टिवेट होते हैं एक सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर। अब अगर आपने वो वाला एनवायरनमेंट उसे नहीं दिया तो वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और आप वो कंट्रोल रख सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। टाइप 2 वो है जो 50s प्लस में जाके ज़ाहिर होना शुरू होती है, कुछ लोगों में 40s प्लस में जाके आ जाती है। बेशतर के अंदर जो होती है वो उस वक्त ज़ाहिर होती है जब वो अपनी बॉडी वेट जितना डिज़ायर्ड है उससे ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उस एज ग्रुप में जाके वज़न का बढ़ने का इम्कान बढ़ जाता है, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, बैठ के काम करने ज़्यादा शुरू हो जाता है, खुराक उस हिसाब से मॉडिफाई नहीं करते, तो वो दे स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट। तो हमने देखा है कि जो भी 80-85 kg को पहुंचते हैं ना, उसके अंदर फिर वो उनका ब्लड शुगर लेवल अब नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। कोई प्री डायबिटिक हो जाता है, कोई फुल फ्लेज मुकम्मल डायबिटीज़ में। उनको बहुत आसान है कि उस लेवल से ऊपर ना जाने दें। 80-85, ये तो खैर मैंने बहुत ऊपर वाली लिमिट बताई है। 85 उतरे तो सर, तो 80 कौम अद्धी कौम तो फर्क करती है, तो ज़्यादा। ये बहुत बड़ा तूफान है ओबेसिटी जो है। ओबेसिटी जिस तरह मैंने कहा था ना डायबिटीज़ है, इसी तरह पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से एक आने वाले दिनों में ओबेसिटी है। तो ये ओबेसिटी जो है इट्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम आई थिंक ओवर ईटिंग। इट इज़ ओवर ईटिंग। तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि जी खान ਨੂੰ पैसे नहीं हैगे तो सर कौम साड़ी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ओबेसिटी ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ कौन लोग ਅਸੀਂ की हो रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, कौन लोग हैं कि यार खाने को वो इतनी महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और सारी कौम और किसी ਨੂੰ सोकड़ा नहीं हो रहा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑपोजिट टू दैट उसमें हम असल में जब हम कहते हैं ना कि क्यों हैं, हम भूल जाते हैं कि हम 24 करोड़ हैं। 24 करोड़ है, हाँ। और उनमें से जो भी आप अच्छी या बुराई चीज़ जो है वो, बुरी चीज़ जो है वो करें, वो करोड़ों में नज़र आती है। इसलिए आपको अगर मोटे बहुत नज़र आ रही हैं तो आपको दूसरी तरफ भी जो ख़ते गुर्बत से बहुत नीचे लोग हैं उनमें मेल न्यूट्रिशन वाले बंदे भी उतने ही नज़र आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये कि चूँकि हम सारे जितने पढ़ लिख के ज़रा अच्छे अदारों के अंदर काम कर रहे हैं, बड़ी यूनिवर्सिटियों और हॉस्पिटल्स और बड़ी अदारों के अंदर बैठे हैं, सोशल सर्कल हमारा उस तरह का हो गया है कि हमारी सराउंडिंग के अंदर ज़रा एफ्लुएंट लोग हैं तो हर बंदा लग रहा है कि मोटापे का शिकार है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप किसी भी मेजर हमारी जो रोड है, चाहे वो जीटी रोड है या मोटरवे है, कोई भी है, उससे कोई 15-20 किलोमीटर पेरिफरी में निकल के जाके जो बिल्कुल हमारे छोटे छोटे गांव और कस्बे हैं वहाँ देखें
आई थिंक 15-20 किलोमीटर आप ज़्यादा कह रहे हैं, वो 5 किलोमीटर मेरा ख्याल है कि सारा को वो हो जाएगा, आपको एकदम एक बिल्कुल ऑपोजिट पिक्चर नज़र आनी शुरू हो जाती है। आपको फिर उसी लेवल की गुर्बत भी नज़र आती है, उसी लेवल की आपको मेल न्यूट्रिशन भी नज़र आती है, और वो डिज़ीज़ पैटर्न भी आपको बिल्कुल फ़र्क मिलना शुरू हो जाता है। और जितना जितना आप दूर चले जाते हैं बड़े शहरों से, उतना आपको वो प्रोमिनेंट होकर मिलना शुरू कर देता है। मैंने अपने कैरियर के अर्ली डेज़ के अंदर BHU में काम किया था, तो मैं वो कहता था कि ये लाहौर से 160 किलोमीटर दूर है, और करीबी तरीन जो उसका शहर था उससे भी वो 20 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये सिविलाइजेशन से कोई तकरीबन लाहौर वाली जो आपको नज़र आ रही है उससे तकरीबन 1500 साल पीछे। 1500 साल पीछे था। अभी भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप कभी निकल के देखें। एक हमारे जो डिप्राइव्ड एरियाज़ के अंदर घर हैं, उसके अंदर 2 कमरों का, छोटे छोटे कमरों का, मट्टी का या कच्ची ईंटों का या पक्की और कच्ची ईंटों के कॉम्बिनेशन का घर मिलेगा, जिसके अंदर कुछ दरवाज़ों पे सिर्फ पर्दे लटक रहे होंगे, और एक चबूतरे के ऊपर अगर वो चूल्हा बना हुआ है तो उसके हार्डली 10-12 गज के फासले के ऊपर गाय भैंस जो है वो बंधी होगी है, और बकरियां तो उधर फिर रही होंगी, वो तो वहीं पे होंगी। और जो वो क्या कहते हैं मुर्गियां हैं, वो जब खातून खाना पका रही है तो चांसेस हैं कि वो उसमें से आके वो चोंच मार भी दे, चोंच मार आटे में या किसी चीज़ में जो है वो उसमें चोंच मार भी दे। फिर वो जितनी कुदरती आफात हैं, मच्छर आएगा तो वो डायरेक्ट अटैक करेगा, डेंगू आएगा तो उसके वो शिकार होंगे, मलेरिया के वो शिकार होंगे, टाइफाइड के वो शिकार होंगे, और पानी साफ नहीं है तो वो तो रुल ही गया है ना। फिर उसमें ये आज की सिविलाइजेशन तो नहीं है, ये तो बिल्कुल वही है जो आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले वाला गांव था। हाँ, फ़र्क कहाँ आएगा कि आपको एक टेलीफोन का एंटीना और टीवी का एंटीना नज़र आएगा, और मोबाइल ने उसके बाद और भी वो डिफरेंस जो है वो ख़त्म कर दिया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इंटरनेट होते भी होएगा, रोटी होए ना होए इंटरनेट होएगा। तो ये ऐसे पैराडॉक्सेस हैं जो पाकिस्तान के अंदर आपको खुली किताब है वो नज़र आते हैं। सिर्फ इसलिए कि हम 24 करोड़ हैं, हम कम तादाद नहीं है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसमें हर तरह की चीज़ करोड़ों में है, करोड़ों में। अच्छे लोगों की तादाद करोड़ों में है, बुरे लोगों की तादाद करोड़ों में, अमीरों की, गरीबों की, हर लिहाज से। तो सबसे बड़ा अलमिया यहाँ पे ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन, कोई एक प्रोफाइल हमारे मुल्क की अभी सामने बन के नज़र नहीं आ रही इसमें। यानी आप अगर UK के अंदर जाएं तो आप मुझे पूछें कि उनके हेल्थ सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी क्या है, हमसे कैसे बेहतर है, या उनके एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी, वो स्टैंडर्डाइज्ड है। एक कस्बे के अंदर जो स्कूल है उसके अंदर भी वही करिकुलम और वही उसके हॉस्पिटल के वही SOPs हैं जो उनके बड़े शहर। लिहाजा जो बीमार आदमी वहाँ जाएगा तो उसको भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर वही मिल जाएगा, उस सेंटर की कैपेसिटी की हद तक। वहाँ से उसको वो ट्रांसफ़र कर दें बाद में ट्रीट करने के बाद, लेकिन जिस तरीके से वो ट्रीट करेंगे उसी तरीके से वो बड़े शहर में हो रहा होगा। अरे ये बात जो स्टैंडर्डाइजेशन की है, ये असल तरक्की का राज है। 2 चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट कर दी, एक आपका एजुकेशन सिस्टम और एक आपका हेल्थ सिस्टम। और अगर किसी मुल्क में एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम उस मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेस बन जाए तो वो तो फिर शायद यही कुछ होगा जो हमारे साथ हो रहा है, या कुछ ऐसा कुछ उससे डिफरेंट भी हो सकता है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। अब आपने एक ही दिन के अंदर सारी असल गल रह गई सारी बातें आज ही पूछनी है। इस पे हम बड़ी अच्छी डिस्कशन कर। हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन है कि प्राइवेट सेक्टर ने आके बड़ा काम ख़राब किया, पैसे कमा रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। हमें ये देखना होगा कि ऐसा क्यों है। ट्रू। प्राइवेट सेक्टर ने कतन खुदा न खास्ता किसी साजिश के तहत नहीं ये काम किया। हमने एक बहुत बड़ा गैप छोड़ा, वैक्यूम छोड़ा, जिसको गवर्नमेंट ने छोड़ा, हमने एज ए सोसाइटी छोड़ा।
हमने एज ए सोसाइटी छोड़ा, हमारी प्रायोरिटी में ये नहीं था, हमारी प्रायोरिटीज़ में कुछ और चीज़ें थी। प्रायोरिटी में हमारे हेल्थ और एजुकेशन नहीं थी ना, कभी भी नहीं रही, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं। अब नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या घरों के बजट जब बनते हैं उसमें मजबूरी के तहत जो बच्चों के स्कूल की फ़ी का बिल आया था तो हम पे करते हैं तो करते हैं, वो लास्ट चीज़ होती है। अगर वो ना हो तो शैल वी स्पेंड एनीथिंग ऑन इट? या एक आदमी अगर बीमार हो जाए तो हमें मजबूरन उसका जाके करवाना पड़ेगा इलाज, बट डू वी स्पेंड एनी मनी ऑन प्रिवेंशन? और हमने जो एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमने वो जो घर का बजट बनाते हैं वो बीमारी के लिए जो है वो हमने अपनी सेविंग्स में से किया होता है कि सेविंग में से होगा, वो एक रेगुलर फीचर नहीं है हमारा उसमें, वो जी अनफोर्सीन है जी, कोई बीमार हो जाए तो फिर उधरों, और हमने एज्यूम किया होता है कि हमने बीमार नहीं होना। हाँ, ये मैं क्यों हुआ, तो हमने स्पेंड उसमें भी देखें। शादी का एक कार्ड जो है, अल्लाह की मेहरबानी से अब वो ई कार्ड आने शुरू हो गया तो कुछ बचत हो गई, वरना शादी का एक कार्ड 2000 रुपये का छपता है और 500 बंदे को आप इनवाइट करते हैं। इससे ज़्यादा रिडिकुलस बात क्या होगी? आप 2000 को 500 से तरफ दे दें, बिल्कुल सही। वो मतलब दुनिया के कौन सी एथिकल सिस्टम में उसे आप जस्टिफाई करेंगे? ये शादी का फंक्शन ही क्यों इतना बड़ा कि हाँ। जिसमें एक गरीब आदमी की सारी उम्र की सेविंग जो है वो 2 बच्चों की शादी पे खर्च हो जाए और वो ख़त्म हो जाए। तो प्रायोरिटी तो हमारी एज अ नेशन ख़राब थी, गवर्नमेंट के लेवल की प्रायोरिटी। तो गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं, मैं ख़ुद सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे एहतियात से बात करनी चाहिए, लेकिन फैक्ट है गवर्नमेंट्स आर ड्रिवन बाय द सोशल प्रेशर। दैट्स वेरी ट्रू। पॉलिटिकल गवर्नमेंट देखती है कि अगले इलेक्शन में मुझे किस बात के ऊपर नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। जब एक लंबे अरसे तक लोगों ने ये इदराक ही नहीं होने दिया कि अगर हमें हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपके सामने व्हाई शुड दे? और जैसे ही महसूस होना शुरू हुआ है तो आप देखें कि स्पेंडिंग बढ़ती जा रही, वो शेयर बढ़ता जा रहा है। 1947 से लेके 1989 तक पंजाब में कोई कार्डिक इंस्टीट्यूट नहीं था, छोटे छोटे वार्ड थे अस्पतालों के अंदर, और वो वार्ड भी बस नाम के कार्डियोलॉजी वार्ड थे। किसी में 2 मॉनिटर लगा दिए तो आपने कहा कि ये सीसीयू बन गया, वो सीसीयू तो नहीं है। 89 में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना। 2003 से पब्लिक प्रेशर बिल्ड हुआ, लोगों का ट्रस्ट इतना हो गया कि इस बीमारी का इलाज हो सकता है और होना चाहिए। पहले तो लोग डरते थे ना कि नहीं, बाईपास का नाम सुन के तो लोग हॉस्पिटल छोड़ के चले जाते थे, या किसी को एंजियोग्राफी कहें तो वो छोड़ के चला जाता था। तो उसने तो नहीं डिमांड करना कि हमारे लिए बाईपास की या एंजियोग्राफी की फैसिलिटी होनी चाहिए। 89 से 2003 तक पूरे मुल्क के अंदर फेथ डेवलप हो गया कि ये तरीका इलाज ठीक है। ओके 2003 से लेके 2019-20 तक यहाँ 6-7 बड़े ह्यूज साइज़ के कार्डिक इंस्टीट्यूट्स बन गए। मुल्तान में बना, पिंडी में बना, फैसलाबाद में बना, वज़ीराबाद में, बहावलपुर में, एक रहीम यार खान में छोटा यूनिट, अब डीजी खान में भी बन गया और सरगोदा में बन रहा है और जिना हॉस्पिटल के अंदर बन रहा है। इतनी रैपिड एक्सपेंशन तो दुनिया में बहुत कम नज़र आती। तो आप जो क्वेश्चन था वो ये है कि ये ऊपर से भी आती है चेंज, लेकिन प्रेशर जब तक बिल्ड नहीं होता और सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस नहीं आती उस वक्त तक ये चीज़ें आगे नहीं चलती। बिल्कुल सही। और अगर हम इस चीज़ पे एग्री कर जाएंगे जिस दिन भी कि हमने एक हेल्थी नेशन बिल्ड करनी है और हमने अनहेल्थी प्रैक्टिसेस को छोड़ देना है ज़िंदगी में से, तो मामलात खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मतलब अभी तक जब हम किसी को कहते हैं ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो लोग आपसे लड़ने पे उतर आते हैं कि मैं तो सारा दिन काम करता हूँ, तुसी मैनू कह रहे हो कि जी ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी बड़ी हेल्पफुल भी है। हम उनको कहते हैं कि ज़रा अपने मोबाइल के अंदर खुद ही स्टेप काउंटर लगा लो। हाँ, खुद ही चेक कर लो। हाँ, स्टेप काउंटर लगा के तो 6000 स्टेप मिनिमम चाहिए आपको वॉक करने के लिए पर डे। तो हमें हफ्ते एक के बाद आके बता दें कि आप कितने एक्टिव हैं। तो 1200-1300 से ज़्यादा जो बंदा समझते ना कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, उसके भी नहीं निकलते। So you think that you recommend that it has to be at least 6,000
6,000 feet of walk. 6,000 steps of walk, whatever you say. 6,000 स्टेप. अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक हम ज़रा ख़तरनाक मरहले में दाखिल होते जा रहे हैं. एक एंजाइना है और एक जो है वो हार्ट अटैक है. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस एंजाइना की पेन और हार्ट अटैक? इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एंजाइना तो एक हार्ट की तरफ से मैसेज है कि मुझे ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही. ओके. तो मैं डिप्राइव्ड हूँ, कुछ ना कुछ करो. फ्लैग रेज हुआ है. हाँ, मुझे कुछ ना कुछ होने वाला है. एक अलार्म बजी है. तो उसकी फील क्या होती है, कैसे? उसकी फील एक स्वेयर हैवी चेस्ट पेन है, बोझ है सीने के ऊपर, एक टाइटनेस है. वो कई दफ़ा लोगों को ऐसा लगता है गर्दन जकड़ी गई, कुछ कहते हैं कंधे पकड़े गए, कुछ कहते हैं जी सब कुछ ठीक था, दिल नहीं करता था हिलने को, इतना सीने पे बोझ था, ठंडा पसीना आ गया साथ. तो ये जो मिनिमम एक्टिविटी पे जब ये होना शुरू हो जाए, शुरू ये में होता है ज़रा एग्रेसिव एक्टिविटी पे, जो अर्लीस्ट एंजाइना जब ज़ाहिर होता है कि आप समझते हैं कि पहले तो मैं बड़ी आसानी से भाग लेता था, अब करता हूँ तो मेरा पूरे ऐसे लगता है जैसे चेस्ट के अंदर जलन शुरू हो गई. और फिर उसकी अगली स्टेज ये है कि आपको माइनर एक्टिविटी पे, और उसके बाद इमोशनल एक्टिविटी पे, और फिर उसके बाद हाँ मतलब आपको एकदम गुस्सा आया तो साथ ही डिप्रेशन हुआ या गुस्सा आया कुछ, तो फ़ौरन पता चला कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है अंदर. या फिर बाद में कई दफ़ा खाना खाने के बाद यू आर अनएबल टू मूव, तो इतनी ज़्यादा हैवीनेस शुरू हो जाती है. तो ये एंजाइना एक अलार्मिंग साइन है कि हार्ट की ब्लड सप्लाई में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई. तो अगर वो मुझे किस तरह से फील हो कि यार ये एंजाइना है या कुछ मैंने ओबेसिटी हो गई है, गैस चढ़ गई है, एवरी डिफरेंस होता है ना सर. अक्सर लोग आपके पास जब हम बात कर रहे थे कि अगर हर 2 मिनट में एक बंदा आपके पास आ रहा है, तो एवरीबडी इज़ नॉट अ हार्ट पेशेंट बट ही इज़ क्यूरियस अबाउट हिमसेल्फ कि व्हाट हैपेंड टू हिम. हार्ट दर्द नहीं हो गया मसला. तो उसमें से आपने कहा शायद 30% जो है वो नहीं, बहुत कम है. जो एक्चुअल हार्ट अटैक वाले हैं वो अगर 750 मरीज़ एक दिन में आए तो उसमें से 15 से 20 होते हैं जिनको बड़ा मेजर अटैक होता है, जो सीरियस, उनको जिनको आना चाहिए और सचमुच आना जिनको चाहिए, तो फौरी इलाज की ज़रूरत है ना, जिनको तो आपने विद इन 90 मिनट्स एंजियोग्राफी करके स्टेंट डालना है, नाली को खोलना है ताकि उसका हार्ट डैमेज ना हो. और उसके बाद कोई 40-50 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ इलाज की ज़रूरत है, जो अरसे से आ रहे हैं जा रहे हैं, वो डायग्नोस्ड केसेस हैं, कुछ में हार्ट नॉर्मल उसकी ताकत नहीं है, कम है, तो उनको कुछ देर के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है. बाकी सारा जो है ना वो एक रूटीन का मरीज़ है. दिस व्हाट आई एम सेइंग कि कैसे पता चले कि मुझे एंजाइना की पेन है तो मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल जाने की बजाय, या हॉस्पिटल जाना ही चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे पता चल जाए कि यार ये कोई डेंजरस चीज़ नहीं हो रही. वो मैंने बताया ना कि एक तो बड़ी क्लियर बात है कि ये जितनी भी दर्दें हार्ट की नहीं हैं वो किसी न किसी पिन पॉइंट जगह पे ऊपर आप उसको पॉइंट कर सकते हैं कि जी ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, या एक ख़ास नुक्ता है. और फिर उठने बैठने से, बाजू की मूवमेंट से, चेस्ट की मूवमेंट से, बॉडी पोस्चर की चेंज करने से उसमें तब्दीली आती है. तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी है ये पट्ठों शट्ठों में इधर बाहर, ये हार्ट की नहीं है. हार्ट की जो है ना वो जिसको होती है उसे पता चल जाता है कि ये अंदर से अब इंजन मेरा जो है वो अब जकड़ा गया. तो एंजाइना की जो हम बात कर रहे थे, एंजाइना पे जब हम हो गया, चलो इंजन पकड़ा गया, तो वो कितना क्या हार्ट डैमेज हो चुका होता है या अभी वो एंजाइना में डैमेज नहीं है, वेसल्स उसमें? क्योंकि मुझे हार्ट अटैक और अगर ये एंजाइना का आपने बताया तो हार्ट अटैक का क्या होता है? हार्ट अटैक उससे अगली चीज़ है. नहीं, हार्ट अटैक का मुझे कैसे हार्ट अटैक का उस जरूरी है कि पहले एंजाइना हो फिर हार्ट अटैक? नॉट नेसेसरी, कुछ लोगों को स्ट्रेट हो जाए हार्ट अटैक वही ना. तो वो डिफरेंस कैसे पता चलेगा मुझे? वो इस तरह से पता चलेगा कि जो हार्ट अटैक है उसमें एक तो सेवेरिटी ऑफ पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. हाँ, एंजाइना की पेन आमतौर पे जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं जब वो रुक जाए तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन हार्ट अटैक की नहीं रुकती. हार्ट अटैक की नहीं रुकती, वो चलती है, वो आपको हॉस्पिटल तक लेके जाएगी या कोई ना कोई उसका नुकसान हो जाएगा. मतलब हार्ट डैमेज होगा बहुत बुरे तरीके से, डेथ हो सकती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, कुछ ना कुछ वो करके छोड़ेगा, डैमेज करके छोड़ेगा. क्योंकि वो उसका मतलब ये है कि आप कोई मेजर आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो गई और अब हार्ट जो है वो बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहा है और उसके जो मसल है वो डैमेज होना शुरू हो गए. अब एंजाइना में और इसके अंदर फ़र्क बड़ा यही है. अच्छा.
कि एंजाइना का किसी न किसी तरीके से थोड़ी देर के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, और अगर वो नहीं मिलता तो उसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। वो हार्ट अटैक ही से मिलती जुलती कैफियत है, उसको भी चले जाना चाहिए हॉस्पिटल, उसको भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और अगर समबडी इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल ऑन माइनर एक्टिविटी, यानी उसको एंजाइना शुरू हो गया है, तो वो टाइम लेके किसी न किसी डॉक्टर से मुलाकात कर ले और अपने प्रिलिमिनरी टेस्ट करवा लें, ताकि पता चल जाए ये कार्डिक पेन थी या नहीं थी। एंड प्रिलिमिनरी टेस्ट मतलब वो जब आप जाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, वो असेस करेंगे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ईसीजी, और उसके बाद फिर वो हो सकता है आपको एक्सरसाइज टेस्ट के लिए कहें। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन हो जाए कि नहीं ये वाकई है, तो देन एडवांस टेस्ट हैं जैसे सीटी एंजियोग्राफी है या एंजियोग्राफी है, उस तरफ डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो कोई ऐसे टेस्ट भी हैं कि मुझे हर 6 महीने बाद या एक एज के बाद या 40 साल की उम्र के बाद मुझे भाई वो हार्ट के करा लेने चाहिए 40 साल या 50 साल की एज? देखिए रिकमेंडेशंस पे हमें जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन, क्योंकि जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं ना उनकी कॉस्ट बहुत होती है। अगर हम 24 में से लेट्स से कि 12 करोड़ लोगों को कहें कि वो 12 करोड़ में से जो 40 साल एंड अबव हैं वो देखेंगे तो वो और भी निकल आएंगे, मतलब 8-9 करोड़ तो वो भी निकल आएंगे। अगर उन सब को हम कल लाइन में लगा दें कि जाके अपनी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कराओ, तो वो एक बिल्कुल एब्सर्ड चीज़ है जो कि सोसाइटी के लेवल के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए जैसे वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, वो उन्होंने कुछ छोटे छोटे अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर रिस्क स्कोरिंग सिस्टम रखे हुए हैं, जिसमें आप अपनी एज, अपनी हाइट, वेट और शुगर का लेवल और अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल डालें तो वो एक रिस्क निकल आता है कि आपका रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़ कितना है। उस हिसाब से फिर आप आगे फर्दर स्क्रीनिंग की तरफ जाएंगे। ओके अच्छा, उसमें कुछ रूल्स ऑफ थंब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है तो नेचुरली यू शुड गो एंड सीक द एडवाइस अर्लियर। 40 साल की उम्र तक आपको जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि अगर आपके वालिद वालदा या बहन भाइयों में से किसी को यंग एज में हार्ट अटैक हुआ है तो यू हैव अ हाई रिस्क ऑफ डूइंग इट, या आपको हल्के हल्के सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन उसके साथ और रिस्क फैक्टर भी हैं, स्मोक करते हैं, वज़न ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो हमने अभी तक सारी बातें की वो मौजूद है, तो शुड गो एंड गेट इट चेक्ड। और अगर उसमें से नॉर्मल आप निकल आए तो मेहरबानी करके अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें। अगर बचत हो चुकी है तो फिर उसको सेलिब्रेट ना करें कि और ठीक है कुछ नहीं होता, जो मर्जी खाई जाओ, जो मर्जी करे जाओ, वो ना करें। उसके बाद वो आपको कुदरत ने एक मौका दे दिया कि यू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल ताकि आप उसको प्रिवेंट कर सकें। तो ये जो आपने बताया जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एसोसिएशन ने किया उसमें, तो ये हमारे पास पाकिस्तान में हमारे भी इजीली अवेलेबल है। ये आप नेट खोलेंगे आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप अपना सारा डालें तो वो आपको बता देगा कि आप लो रिस्क प्रोफाइल में है, हाई रिस्क में है, मीडियम में। अच्छा, तो वो आपको गाहे बगाहे चेक कर लेना चाहिए अपनी उसमें डाल के, उसके बाद चेक जो भी आप रिस्क प्रोफाइल में आते हैं उसकी आगे रिकमेंडेशंस। बट द पीपल हु हैव अ हिस्ट्री, जैसा से बात की उसमें, तो उनके लिए अगर कोई लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं, कौन से टेस्ट कराएं 6 महीने या साल बाद, चलो उसमें कौन से लिपिड प्रोफाइल का बेनिफिट डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं दे आर अनअवेयर कि उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितने हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई नहीं है, लेकिन उसके आगे जो डिटेल में जब हम जाते हैं तो जो जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसकी मिकदार ज़्यादा है, और कुछ हैं जिनकी वो अच्छे बुरे कोलेस्ट्रॉल की रेशो ठीक नहीं है। तो वो एक डॉक्टर आपको बता सकता है कि ये काम ठीक नहीं चल रहा, ये कॉम्बिनेशन जो है वो कौन सा। तो आप अपनी खुराक में ये तब्दीलियाँ करके फिर दोबारा इसको 2-3 महीने के बाद चेक कराएं, तो उसमें देखें क्या निकलता है। और ख़ास तौर पे मेरी एडवाइस ये है कि ये जो शुगर के टेस्ट है ना, ये ज़रूर पाकिस्तानी पॉपुलेशन में लोगों को अपना कराते रहना चाहिए। 40+ को तो ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इंसिडेंस है बहुत हाई, और वो बेशतर लोग अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट करते हैं शुगर की कॉम्प्लिकेशन से। यानी बंदा आएगा रीनल फेलियर के साथ, जी गुर्दे जो है ना वो जब वो हिट हो चुकी हुई है, पता करेंगे तो पता चलेगा शुगर भी है। तो पहले शुगर हुई है जिसने बाद में डैमेज किया सारा कुछ, या हार्ट अटैक हुआ और उस दिन पता चला कि तो शुगर भी चल रही थी उसमें।
वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये लिपिड फायर हो या शुगर ब्लड शुगर का टेस्ट का होगा, वो मैं कहूँगा दैट इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, और उसमें कोई ऐसा कुछ उसमें सारा कुछ। और ख़ास तौर पे ये जो हमारे बड़े कार्डिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें बहुत कम रेट के ऊपर यू कैन गेट देम डन। ये हो सकता है, हो जाता वो है। मतलब थोड़े से पैसों में 5-6 टेस्ट जो हैं, जिसमें किडनी फंक्शन भी और लिपिड प्रोफाइल भी और शुगर का टेस्ट भी हो जाता है, इवन लिवर के टेस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो पता चलता है, बड़ा एक ट्रेंड है इस चीज़ का कि वो कहते हैं कि जैसा थोड़ा हार्ट जो है मसला है चल रहा है, ECG वगैरह जो है वो सारी कुछ वो आपको ब्लड ऑक्सीजन बताती है, ECG ये चीज़ें क्या बताती है, ECG तो हार्ट हटा देते हैं उसमें कि भाईजन की हो रहे हैं, तो उसके बाद वो रोक लेते हैं कि भाईजन आपका हार्ट जो है ना वो बड़ा ऐसा चल रहा है, आपने फिर देख लीजिए कुछ आप अजीब से हालात होंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आप बाहर गए इस तरह से, आपके पास सिर्फ 6 महीने। डॉक्टर जो पूरा ड्रामा क्रिएट करता है ना, तो वो बंदा कहता है कि मैनू रहन दियो, इत्थे रहन दियो। तो वो क्या कहानी है सर? इसमें बड़ा सादा सा असूल है। अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, सरकारी जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन है, अगर वो ये कर रहा हो तो आप उसे ड्रामा ना समझें। इसका मतलब है कि गड़बड़ है, कोई इशू है, कोई इशू है। बाकियों की हम नहीं गारंटी दे सकते, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, चीज़ें हैं, सारा कुछ एग्जैक्टली। इसमें जो सरकारी बड़े इदारे हैं ना, उनको पास तो पहले ही बेड्स की कमी है, वो इनवाइट नहीं करते, किसी को भी नहीं कहेंगे कि तुम यहाँ बैठे रहो अनलेस को वाकई सीरियसली। और अगर उसमें आदमी ये चाहे कि जी मैं तो नहीं रुकना चाहता, तो वो कह देंगे कि ठीक है, आप लिख दें फाइल के ऊपर कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता हूँ, तो वो चले जाएंगे, और बाद में आके दिखा देना। वहाँ तो कोई इस तरह का इशू नहीं है कि हुन अगर तुसी इत्थों गए तो तुहानू कुछ ना कुछ हो जाना है, साड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं, वो जिम्मेदारी कोई नहीं है। बाकी जो बात आप कर रहे हैं ना, इन बिटवीन द लाइन, वो एक ख़तरनाक एथिकल इशू है, वो है, इसमें कोई शक नहीं है। और एथिकल इश्यूज तो हमारी सोसाइटी में हर फील्ड में तो उसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते। और वो सिर्फ यहाँ नहीं है, वो बाकी दुनिया में भी है। अच्छा, बाकी दुनिया में भी है। जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ इस तरह की इरेगुलरिटीज़ जो हैं या हद से तजावज़ करने की जो टेंडेंसी है, ये रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करेगी उस बंदे की अपनी मॉरल सेंस के, कि जो ट्रीट कर रहा है वो ख़ुद अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग है। और वो सारे ज़ाहिर इंसान हैं, सबका लेवल एक तरह का नहीं है। उसको रोकने के लिए एथिकल कोड्स तो मौजूद हैं, वो बिल्कुल हैं, बार बार उसकी रिमाइंडर की भी ज़रूरत है, लेकिन उस पर कसम नहीं खाई जा सकती कि ये 100% ठीक है और सब लोग बहुत नेक हैं और सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। ये आपकी बात ठीक है। अब आपने 2-3 चीज़ें ज़हन में ज़रूर रखनी है। एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि एक्यूट एमरजेंसी वाली कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। वो आपको भी पता चल रहा होता है, वो हॉस्पिटल के अमले से भी पता चल जाता है, लोगों की चॉइस ऑफ वर्ड से भी पता चल जाता है, और टेस्टों की रिपोर्टें 2 मिनट लगते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। आप यहाँ से मैंने देखा है कि 3-4 कॉन्टिनेंट्स दूर भी चली जाती है चीज़, और 10 मिनट के अंदर वहाँ से ओपिनियन भी आता है। ठीक है, इसलिए उसमें तो कोई शक नहीं है। जब हर तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही हो कि ये एक डेंजरस सिचुएशन है जिसमें आप शामिल हो गए, देन यू शुड ट्रस्ट दैट सिस्टम कि जिसने वो कहा है। लेकिन अगर आपको उस सारे एनवायरनमेंट में ये वाला एलिमेंट नज़र ना आए, तो देन यू हैव द राइट टू लीव द प्लेस एंड गेट अ सेकंड ओपिनियन। क्योंकि ऐसे भी वाक़यात हुए कि एक बंदा जो है वो हॉस्पिटल पहुंचा और वो फैमिली उसको लेके गई, और वो रास्ते में जो है ही वाज ही पास्ड अवे, ही वाज नो मोर। लेकिन वो हॉस्पिटल वालों ने उनको पकड़ा और पकड़ कर उन्होंने कहा कि भाईजान आप जो है वो पीछे हो जाएं, बड़ी इमरजेंसी है। बंदे को तो नहीं पता, उसका तो ख्याल है कि फेंट हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ है, वो अभी ज़िंदा है, हयात हैं। और इतनी आसानी से मान लेना कि मेरा वालिद या मेरा रिश्तेदार मर गया है, वो भी एक जो है वो मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन पता चला कि जी वो फौत हो चुके थे, और डॉक्टर्स ने उनको रखा वहाँ पे, और वो चंगा भला उन्होंने बिल बनाया, बिल बना के उनको कहा कि जी ए बिल ले गए तो ए लो, तो फिर ए बिल जमा कराओ, तो अपनी डेड बॉडी तुम लैके आए। सो डेड बॉडी यू कैन टेक द डेड बॉडी आफ्टर यू पे द सर्टन अमाउंट ऑफ बिल्स एंड एवरीथिंग। ये बहुत से वाक़यात इस तरह के, इट्स नॉट जस्ट 1 or 2 or 3। देखिए, ये इसी वजह से तकरीबन दुनिया का हर मुल्क और हर सोसाइटी जो है
वो इस बात पे ज़ोर देती है कि एमरजेंसी सर्विसेज सरकारी तौर पे फ्री मिलनी चाहिए, है ना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन सब चीज़ों का हल एक ही है। अब मैं इसी जो आपने सिनेरियो बताया ना, इसको दोनों अंदाज से घंटों बहस की जा सकती है। ट्रू। देर आर पीपल जिनको आप 1 घंटा 1.5 घंटा रिससिटेट करें तो वो रिवाइव हो जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं। ओए। अब एक मेडिकल प्रोफेशनल अगर उसका पैसा में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और उसका लालच कोई नहीं है और वो उस वजह से कर रहा है, तो चाहे 1.5 घंटे के बाद मरीज़ ना भी बचे तो हैट्स ऑफ टू हिम, उसको शाबाश बनती है, उसने एफर्ट किया। लेकिन अगर उसके साथ साथ मरीज़ की जेब से पैसे भी साथ साथ निकल रहे हैं तो वहाँ डाउट क्रिएट होना नेचुरल है। हाँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मरीज़ जो है वो जस्ट हॉस्पिटल के अंदर से होके चला जाए सरकारी अस्पताल में से भी, तो गवर्नमेंट के 6-7 हज़ार रुपये खर्च हो चुके होते हैं मिनिमम, जस्ट ऐसे एंटर होके चला गया हो। अब अगर उसको गवर्नमेंट की एमरजेंसी सर्विस के अंदर घंटा 1.5 घंटा रिससिटेट किया और उसको मुख्तलिफ ट्यूब्स डाली हैं, उन्होंने नालियाँ डाली हैं, वो टीके लगाए हैं, दवाइयाँ दी हैं, शॉक दिया है, इन सब की अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करें तो ये लाखों में चली जाती है। चूँकि वहाँ बिल नहीं देना पड़ रहा तो वहाँ ये डाउट क्रिएट नहीं होगा कि इसने बदनीयती से इतनी देर तक इसको गैर ज़रूरी तौर पर इसकी चेस्ट के ऊपर वो मुक्के मार रहे हैं या उसको शॉक लगाते रहें। लेकिन इसी का जब अगर आप बिल बना के देंगे तो वो बहुत नेचुरल है इस चीज़ को ये ख्याल पैदा होना। लिहाजा मैं ये तो नहीं कहता कि ऐसा बदनीयती की बेस पे नहीं होता, डेफिनेटली होता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन दूसरी तरफ वो भी है कि इफ़ वी स्टॉप डूइंग इट तो हाउ मैनी पीपल जो कि हम सेव कर सकते थे वो लूज़ कर, जो रिकवर करवा सकते थे हम नहीं करेंगे इसी चक्कर में। उसमें ये जो स्टंट होता है, स्टंट तुम पाते हो तो कहते हो कि बंदा आया तो उनके 2 स्टंट पा दो। नॉर्मली कहा जाता है कि यार जो इस 40+ में कोई 50-60% हार्ट जो है ना, जब आप उसका जो प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो वो हर बंदे का 50% का ब्लड सर्कुलेशन ये वो सारा वो चल ही रहा होता है। शायद 70 के +% से ऊपर जाए तो फ्लैग रेज होता है, चीज़ें होती हैं। लेकिन हम जाएं तो हम कहेंगे यार आपका जो है हार्ट 50% या 60% वर्क कर रहा है, और भाई 2 स्टंट पा दो, 3 स्टंट, 3 नहीं 2। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स साइंस है कि कितने % काम कर रहा है, और ये लोग ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेगा। ये जो आपने सिनेरियो बताया ना 60% और 70% वाला, ये हार्ट के फंक्शन की बात नहीं है, ये बेसिकली हार्ट की जो नालियाँ हैं उनके साइज में नैरोइंग की बात। 70% से नीचे को हम कहते हैं कि जस्ट टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स, मेडिसिन वगैरह से ठीक हो सकता है, और हल्की सी मेडिसिन हम देंगे तो कहेंगे कि इट्स क्लोज टू नॉर्मल, आप यू कैरी ऑन। लेकिन एहतियात करनी शुरू कर दें और रेगुलर इसको फॉलो अप करना शुरू कर दें। 70%+ के ऊपर वो सिग्निफिकेंट, हम उसको कहते हैं कि डिजीज़ है। सिग्निफिकेंट डिजीज़ का मतलब है कि नाउ इट हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज यू अ फेटल हार्ट अटैक। Now you have to take it seriously from उसका इलाज करना पड़ेगा। उसका इलाज करना पड़ेगा। और उसका इलाज जो है 3 तरीके से है, दवाई है और उसकी स्टेंट है और सर्जरी है। अब यहाँ आके तीनों इकट्ठी हैं या ये अलग है, ये हर मरीज में अलग है, ये 3 ऑप्शन पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, ये कंडीशन के मुताबिक है, आपका लाइफस्टाइल पे भी लगेगा। और जो हमारे यहाँ एक फॉल्स बिलीफ पैदा होने शुरू हो गया ना कि शायद बाईपास एक सुपीरियर है, स्टेंट उसके दरमियान में, और दवाई सबसे निकम्मा इलाज है। ये हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन अब बिल्ड हो चुकी है कि दवाई पे टरखाया आपने, दवाई पे टरखा दिया, और स्टैंड का ये पैसा बनाने के लिए शायद कर रहे हैं, शायद ज़रूरत थी या नहीं है, और बाईपास से मैं कराना है होना अगर नाली हो गई है बंद तो मैंने पता है कि असल इलाज जड़ा ना वही है। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें 70% डिजीज़ होगी और हम कहेंगे आप कुछ भी ना करवाएं, आप जाके दवाई खाएं और घर आराम करें। कुछ हैं जिसमें 90% अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस कर लें, दवाई खाएं, ठीक है। 90-95% वाली टाइट वेसल्स में भी हम कईयों में कहेंगे कि जी ये सिर्फ एक स्टेंट डलेगा या 2 डलेंगे तो इंशाल्लाह ये काम ठीक है। 95% वाली में भी, अरे तो कई ऐसे होंगे जिसमें वो थोड़ी होंगी 75-80% भी, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं इसमें ज़रूरी है कि हम सर्जरी करें, बाईपास ही करें।
वो क्यों है, वो लोकेशन ऑफ दैट नैरोइंग पे डिपेंड करेगा। उसका पोटेंशियल टू कॉज डैमेज वो उस पर डिपेंड करेगा। फिर उसकी टेक्निकल डिफिकल्टी पे डिपेंड करेगा कि इस लोकेशन में स्टेंट डालना सेफ भी है या नहीं। इसको खोलते खोलते दाएं बाएं 2 आर्टरीज और खराब कर दें, डैमेज हो जाए। ये अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स साइंस है जिसको हमने इतना आसान नहीं जितना मैंने सुना दिया पाकिस्तान के अंदर हमने इसको इतना सिंपल ले लिया है। बहुत सी चीज़ों का वो अनवर मकसूद साहब कहते होते हैं कि जिस चीज़ पे क़यामत खड़ी होनी चाहिए हम उस पर हंस देते हैं, और जिसको हंसने की बात होती है उस पर हम क़यामत खड़ी कर देते हैं। तो वो मैं ये भी दिस वन ऑफ, और मेरे लिए अमेजिंग है ये बात कि हमारे आते हैं लोग जब आउट पेशेंट्स में कंसल्टेशन के लिए, वो इतनी आसानी के साथ बाईपास पे ज़िद कर रहे होते हैं कि आई टेल देम कि अगर मैं खुद भी हुआ ना तो मैं कोशिश करांगा कि मेरा बाईपास ऑपरेशन ना ही होए। तो व्हाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन? यू हैव टू इन बाईपास यू हैव टू स्टॉप द हार्ट and put it on machine, put the whole person on machine, and heart is stopped, which is never supposed to be done like that. और उसके बाद आप उसके उस पर खेलते कूदते हैं, जो भी आप उसमें सर्जरी करते हैं, उसके बाद आप वो सारा प्रेशर उस मशीन से वापस उस हार्ट के ऊपर लेके आते हैं, और उसके बाद पूरी चेस्ट जो है वो आपने उसकी वो खोली होती है, फिर उसको पूरी अलमारी बंद करते हैं और सारा कुछ करते हैं। वाह। और हमने उसके भी जो आप सारी स्टोरी सुना रहे थे तो उससे मुझे ज़रूरी है ये बताना कि यहाँ कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो जी एक बीटिंग हार्ट भी होता है तरीका जिसमें आप हार्ट नहीं रोकते, तो वो उस तरह करें, चाहे वैसे करें या वैसे करें, वो आप पूरा उसके निज़ाम से खेल रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड। अब इसके ऊपर एक और मैं बात बताऊँगा जिसके बाद शायद लोग आपकी पॉडकास्ट के ऊपर बेतहाशा ऐसे कमेंट्स करें जो शायद आप ना सुनना चाहें। जो मर्ज़ी आप कर लें, स्टेंट डाल लें या बाईपास डाल लें, ये बीमारी ख़त्म नहीं करते, ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। आप कभी उतने एक्चुअल उतने फिट कभी नहीं होंगे, वहीं रहती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हार्ट अटैक के इम्कान को कम करती है। आपने एक चैनल के अंदर ब्लड की सप्लाई रुकी हुई थी, आपने एक साइड से एक और चैनल बना के उसके अंदर रिस्टोर कर दी, बाईपास कर दिया, जिसको बाईपास कहा जाता है। उसमें कहा जाता है कि वो उस वेसल को वैसे ही छोड़ दिया और एक नया पाथ बना दिया। या आपने जहाँ वो ब्लॉकेज थी वहाँ जाके बैलून किया, उसको खोला और उसके अंदर एक स्प्रिंग नुमा जिसको स्टैंड कहते हैं चीज़ रख दी कि ये दोबारा फ़िलहाल फौरी तौर पे बंद ना हो। लेकिन अगर आपने ख्याल नहीं रखा और आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं की, तो ये अगले 3-4 साल के अंदर it will be back to the same level. Even it's bypass or stent or medicine or whatever, you have to take it serious. You are just buying time to improve yourself. अब और कुछ नहीं। That all depends upon you then. That totally depends on you. कि कितना का आपने टाइम लेना है, कितना आपने एहतियात करनी है, आपने किस तरह से उसको हैंडल करना है बाद में। और उससे ऊपर ख़तरनाक बात कि जो डैमेज हो गया हार्ट को वो रिकवर नहीं करता। जो डैमेज हो गया हार्ट, वो तो जो हार्ट का पोर्शन डैमेज हो गया अभी तक कोई ऐसी साइंस नहीं आई है कि उसको वो बेपना इस पे काम हुआ, लेकिन कोई रिलायबल नहीं हो सका। एक पेस मेकर्स भी होते हैं, वो क्यों होता सर? पेस मेकर तो उसकी हार्ट बीट को रेगुलर करने के लिए है। समबडी हुज हार्ट बीट हैज़ बिकम वेरी स्लो, तो उसको वो आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करके तो उसका रेट नॉर्मल रखेगी ताकि जितना ब्लड चाहिए बॉडी को वो मिलता रहे। ओके, उससे ज़्यादा वो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है। ग़ालिबन आपने ये जो पूछा है हार्ट डैमेज होने के रेफरेंस से पेस मेकर, वो भी एक साइंस है कि जिस बंदे के अंदर हार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो के उसकी पावर कम हो जाए, तो उसको थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए आपने उसकी वो जो है पेसमेकर लगाया, और वो पेसमेकर बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से हेल्प करता है कि दोनों वेंट्रिकल्स को कैसे कंट्रैक्ट करना चाहिए। तो उस तरीके से उसकी थोड़ी सिंक्रोनाइजेशन करके ताकि जो फॉरवर्ड फ्लो है ब्लड का वो ऑप्टिमाइज हो जाए और बंदे की ज़रूरियात पूरी हो सकें। 3 चीज़ें जो बड़ी अहम आपने इस पर बताई हैं। एक जो तो ये है कि आपका जो
ब्लड प्रेशर वगैरह के मसाइल हैं, ये इस मुल्क में और यहाँ पे आबादी में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा जो है ऑब्वियसली डायबिटीज़ जो है वो भी कंट्रोल से बहुत बाहर जाती जा रही है और नहीं आ रही, और ये वो सारी चीज़ें जो उसमें जो यंग जनरेशन जो पहले नहीं होता था कि 20-22-18 साल के बच्चे पे भी सारा कुछ हो रहा है। और तीसरा जो है वो ओबेसिटी जो है वो एक चीज़ वो भी इतनी ही डेंजरस पेस से बढ़ रही है, और इज़ ऑल 3 things are heading towards जो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक और सारा कुछ उसमें हार्ट डिजीज़। तो ये अगर अभी से प्रिवेंट नहीं करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में आखिर मतलब हम बात कर रहे हैं कि 60% यूथ है पाकिस्तान में, पर यूथ किहो जी हैगी है वो एहो जी हैगी है कि साढ़े सिर्फ 7 मुंडे ओलंपिक से जा सके हैं, जिसमें 3 वाइल्ड कार्ड के ऊपर थे, ये 4 और 4 क्वालिफाई किए थे उसमें। तो हम ढोंढोरा पीट रहे हैं कि यूथ हमारी जो है ना वो 60% ऑफ यूथ, बट व्हाट क्वालिटी ऑफ यूथ, ये क्वालिटी ऑफ यूथ, ये बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत सीरियस मैटर है। और हम जो है वो उस पर उसी तरह से वो इसी तरह की डिस्कशंस में मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो 60s का 70s का जो लाइन में ड्रॉ करता हूँ, उससे पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कोई भी स्कूल बड़े प्लेग्राउंड के बगैर हो, कैसे पॉसिबल है। हाँ। और अब अगर किसी स्कूल में प्लेग्राउंड नज़र आ जाए तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि ये किसी बड़ी NGO ने बनाया है या ये सरकारी है। वो एक वाव फैक्टर है कि वो स्कूल ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड भी है। अब अगेन बात वो आती है कि हम सिर्फ इन चीज़ों पे कुड़ने की बजाय या सिर्फ इल्ज़ाम देने से नहीं हल होगा, हमें इसका ना हल कोई ना कोई सोचना पड़ेगा। जो उसका इस मामले में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपने प्लेग्राउंड नहीं बनाया तो अब हमें प्लेग्राउंड को अपने कमरों के अंदर लेके आना पड़ेगा। और वो उसका तरीका वही है कि जिस स्कूल जो भी अब नए बन रहे हैं उनमें कोई ना कोई जिम जो है वो लाजमी करार दे दें, जिसके अंदर मशीनें लगी हों और लोग जो है वो ट्रेडमिल करें और वो साइकिलिंग करें और जो वेट ट्रेनिंग करें, उसकी एक पूरी क्लास हो, वो पूरी क्लास हो, जिस तरह से पीरियड होता है बाकी गेम्स का ऐसा लाजमी हो, उसमें वो लाजमी हो। जिस तरह हमारे बचपन में गेम्स की एक क्लास थी और हम ग्राउंड में जाते थे, पूरा पीरियड होता था कि वो आपने वो रिसेस के अलावा ब्रेक के अलावा वो एक पीरियड है गेम्स का जिसमें आपने टाइम स्पेंड करना है ग्राउंड के अंदर, वो मैंडेटरी। तो वो नाउ इट्स नॉट देयर, जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो वहीं से स्कूल लेवल से ही हम लोग जो है वो उसमें फिज़िकली जो है वो डिप्राइव्ड होते जा रहे हैं उसमें। डॉक्टर अनिल साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत ढेर सारी बातें अभी भी हैं जो करनी है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में अगला उसका रखेंगे। अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड नहीं देखी उसमें कि कितने बेड्स मैक्सिमम, बल्कि ये बात कर ही लेंगे कितने बेड्स एक हॉस्पिटल में रीज़नेबली होने चाहिए। अगर उससे एक्सीड करें, इंटरनेशनल कुछ स्टैंडर्ड्स तो होंगे ना, उससे एक्सीड करें तो यार वो हॉस्पिटल जो है वो उसमें एफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट करेगी। अगेन बहुत बड़ा ये टॉपिक है, बहुत बड़ा, तो मैं बिल्कुल हाँ ये पूरा पॉडकास्ट बनता है इसके ऊपर, बनता है उसमें। लेकिन हमारे अपने सर्कमस्टांसेस में हमने ये देखा है कि 400-450 बेड से ऊपर जब भी हम जाते हैं तो हमारी मैनेजमेंट जो है वो थरथरानी शुरू हो जाती है, वो कोलैप्स कर जाती है, हम स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाते। और हमारे जितने टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, कोई 2000 बेड का है, कोई 3000 बेड का है, 3000 बेड का। और फिर कैसे वो फिर भेड़ों बकरियों की तरह ही वो होता है सारा कुछ उसमें, जैसे कि मजीद इंस्टीट्यूट्स बना दी, मजीद हॉस्पिटल्स बनाए, चीज़ें कर ली जाएं, बजाय बहुत ज़रूरी एक बिल्डिंग को, एक इमारत को इतना बड़ा ना बनाएं कि वो लीकेज शुरू हो जाए या उसमें देखिए उसकी बुनियादें हिल जाएं। एक कॉन्सेप्ट और आया मिडिल ईस्ट में भी और इधर भी, जिसको हेल्थ सिटीज़ कहते हैं। ओके, अच्छा, फिर वो ये करते हैं कि वो एकर्स में है, बहुत बड़ा एरिया, मगर वहाँ जो अंदर हेल्थ के जो अदारे अंदर बने हुए हैं, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। ओके, यानी ये इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, इसका अपना हेड है, किडनी वाला इसका अपना बजट है, ये किडनी का है, ये उसका है, ये डायबिटीज, तो ये वो सारा जितने भी सारे जो है उसमें। और वो जब वो उनका आप साइज देखें, वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स है, उनका बजट अलग है, उनकी मैनेजमेंट अलग है, उनकी परफॉर्मेंस के मेजर करने के तरीके अलग है। तो एरिया एक है बस, वो ये हो वो उस स्पेस में जब मरीज आएगा तो उसको अगर मिलती जुलती बीमारियां हैं, जैसे हमने कहा कि हार्ट पेशेंट था, साथ डायबिटीज भी है, तो वो इधर भी दिखा लेगा और साथ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास साथ वाले इंस्टीट्यूट में चला जाएगा और उसका दिन बच जाएगा। उसको मुख्तलिफ अस्पतालों में नहीं, वो मेडिकल सिटी में आ गया। ओके, तो उसको अंडर वन रूफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वन एरिया, वो सारा कुछ वो हो जाएगा। वो चीज़ें तो दुनिया भर में अब वो इस साइड पे, सारी दुनिया में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं, लेकिन कुछ बड़े मुल्कों के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है
लेकिन जाना पड़ेगा, ये हमें सूनर और लेटर जी हमें उस पे हमें उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि हम जस्ट बेहंगम तरीके से एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स के अंदर बिल्डिंग्स वर्टिकली खड़ी ना करते जाए। वो नहीं वर्क नहीं वर्केबल सॉल्यूशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो वर्केबल नहीं है, ना वो हाइजीनिक होती हैं, ना उनका सीवरेज, ड्रेनेज, वेस्ट मैनेजमेंट, पार्किंग, वो कैसे आप मेंटेन कर सकते उस क्राउडेड स्पेस में। हाँ, और वो जो आपने अगर 250 का एक बनाया है और वही पार्किंग और वही सारा कुछ आप उसको 300, 400, 500, 600 पे ले जा रहे हैं, तो जिनके ओपीडी भी उतना ही, वो तो नहीं बढ़ेगा उसमें, या जो आपका इमरजेंसी है वो तो कितनी उसी को डालोगे, बेड्स ही बढ़ाते हैं ना ज़्यादा, तो उसमें तो वो प्रॉब्लम रहेगी सर। बहुत मेजर मसाइल है, पता नहीं फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू बिगिन, ये एक रौला रहेगा हमारे मुल्क का। और अफसोस की बात है कि हर इशू पे ही, हर जो भी जड़ी वो कहने इट पुट होते कोई ना कोई रौला निकल आता है। तो अल्लाह करे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन मैं एक इनका सबका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं ये भी व्यूअर्स को कहूँगा कि आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, आपके पास शोहरत है, आपके पास इज़्ज़त है, आपके पास बंगले हैं, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपके पास औलाद है, आपके पास दूसरे मुल्कों में जायदादें ऑफशोर कंपनी है, जो कुछ भी है, आप इन्जॉय उस वक्त कर सकते हैं जब आपकी हेल्थ ठीक हो। और हेल्थ के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि योर बॉडी इज़ द ओनली थिंग, ओनली प्लेस वेयर यू कैन लिव, तो यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ इटसेल्फ। तब तक लिए अगले प्रोग्राम तक ले इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।